हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी करने में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में एस.के. झा सर जो पटना के जो हैं उसका डिस्कशन उसका जो साइंस का जो सेट जो होता है उसका स्पेशल साइंस का जो होता है वह सेट लेकर आए हैं, जो कि प्रत्येक दिन इसका डिस्कशन एक एक सेट का करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि जो साइंस जो होता है वह रेलवे के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये इसके जो साइंस जो है उसका NTPC, ये NTPC का सेट है। तो NTPC हो गया, NTPC, ALP, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, ये तीनों का सेट का डिस्कशन प्रत्येक दिन इसी चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। आप लोग जो लोग नए हैं वह इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। चलिए, ये जो नया वाला जो सेट प्रैक्टिस अभी चल रहा है जो पटना में, उसी का इसमें डिस्कशन करा दिया जाएगा। चलिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोल की संख्या कितनी है। तो मोल की संख्या बराबर जो सूत्र जो होता है, मोल का संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, तो दिया गया भार, जो भार दिया गया उसका बटे ग्लूकोज, यानी कि जो भी तत्व दिया रहेगा, जो यौगिक दिया रहेगा उसका भार लिखना है, यानी कि अणु का या फिर यौगिक का भार लिख देना है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो बता ही दिए हैं। तो इसका कितना है, 540 ग्राम दिया हुआ है। आप जब ग्लूकोज का पहले फॉर्मूला जो होता है C6H12 और वो 6 होता है। इसका जब अनुभार जब निकालिएगा तो कार्बन का कितना होता है, 12 हो जाएगा। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो बरछोक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार जो होता है वह 16 आता है, तो 1696 हो जाएगा। जब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 18 तिया 54 कट जाएगा, यानी कि कितना मोल हो जाएगा, तो ये 3 मोल के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को इतना डिस्क्रिप्टिव इसलिए किए हैं कि आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप बनाने के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए रट लीजिएगा तो फिर आगे के क्वेश्चन में आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए इसको रटना नहीं, बिल्कुल समझ के ही बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से डील कर सकते हैं कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। तो मोल बराबर फॉर्मूला क्या बता दें, दिया गया परमाणु भार, जो परमाणु भार दिया रहेगा उसको पहले लिख देना है। उसके बाद जो तत्व या यौगिक जो दिया हुआ रहेगा उसका परमाणु भार लिखना है। तो हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। इसका परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। तो बटे 4 लिख देना है। आप काट दिए तो 16 जगह कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 64 मोल हो जाएगा। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल ही समझ के बनाना है, रटना बिल्कुल ही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 16 मोल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2, 8, 4 दिया हुआ है। तो तत्व का नाम क्या है, तो तत्व का नाम, जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी तत्व रहे, जब जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा पहले इसको जोड़ लीजिएगा कि उसका कितना आता है। तो पहले कितना होगा, 2 और 8, 10, 10 और 4 14, तो 14 आ गया है। तो 14 नंबर पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये सिलिकॉन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। सिलिकॉन का अगर संकेत पूछेगा तो SI होता है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो एक प्रकार का अर्ध चालक धातु, कैसा धातु है, तो अर्ध चालक धातु है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया हुआ है 2, 8, 8 और 1 दिया हुआ है, तो तत्व का नाम बताए। तो अभी तुरंत ही बताए थे कि पहले क्या करना है, सबको पहले जोड़ लेना है। तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 19 पर कौन सा तत्व होता है, तो ये पोटेशियम का आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पोटेशियम का अगर संकेत पूछाएगा क्या था, इसका संकेत जो होता है वह के होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो तीसरी कक्षा को किस संकेत के रूप में जैसे पहली कक्षा जो है उसको के से निरूपित करते हैं, दूसरा कक्षा जो होता है वह एल को एल से निरूपित करते हैं, तीसरा जो कक्षा था उसको एम से निरूपित करते हैं। तो तीसरी कक्षा में कौन सा तीसरी कक्षा पूछ रहा है, तीसरी कक्षा में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं या फिर BSSC हो गया तो उसके लिए साइंस का बहुत बड़ा रोल है, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और दोस्तों को भी बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि नाइट्रोजन कोष में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसे तो एन कक्षा में जो होता है, नाइट्रोजन है ये एन कक्षा है, तो एन कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन का पहले फॉर्मूला जो होता है वह 2n² होता है। तो ये एन कक्षा में पूछ रहा था, पहला कक्षा हो गया के, दूसरा कक्षा हो गया एल, फिर तीसरा कक्षा एम हो गया, फिर एन जो है चौथे नंबर पर आता है। इसमें ये बैठा देना है, तो लिखना है 2 गुना 4 का स्क्वायर, तो 4 4 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी कि कितना इसका एन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये 32 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय होता है? तब प्रकृति में क्षारीय व्यवस्था में कौन सा पाया जाता है? देखिए पहला क्या दिया हुआ है HCl, तो इसका सूत्र क्या आता है? इसका जो नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये तो अम्ल हो गया। HNO3 ये एक नाइट्रिक अम्ल हो गया। H2SO4 या सल्फ्यूरिक, ये तीनों क्या अम्ल है, यानी कि तीनों ये छट गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो एक क्षारीय है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। हम अगर जो चाहते हैं तो डायरेक्ट डी नंबर बता के सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय है तो निकल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है। HCl, HNO3, H2SO4 ये तीनों क्या अम्लीय है, तो ये भी जानकारी रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो जब भी कोई धातु होगा, कोई भी धातु हो, जब वह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये हमेशा याद रखना है कि वह लवण हो गया, और लवण के साथ जो था वह हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 का निर्माण करता है। ये लम बिल्कुल ही याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब यही जो भस्म बोलेगा, भस्म या क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया जब करता है तो वहाँ पे उस अवस्था में क्या होता है कि लवण और इसके साथ जो होता है वह जल का निर्माण होता है। लेकिन जब अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये दोनों बात याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। कोई सोच रहा होगा कि लवण के साथ जल बनता होगा, तो ये भी कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का आता है। तो उभयधर्मी मतलब क्या होता है कि जिस यौगिक में धातु और धातु दोनों से, या जिस तत्व में धातु और धातु से दोनों से संयोग करने की क्षमता होता है, उसी को उभयधर्मी कहता है। तो उभयधर्मी कौन होता है? तो वह जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो उभयधर्मी प्रकृति किस में पाया जाता है? तो Al2O3 हो गया, यह भी एक प्रकार का उभयधर्मी हो गया। PbO हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, ये भी एक प्रकार का उभयधर्मी है। ZNO हो गया, ये भी एक प्रकार का उभयधर्मी। तो ये सब याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो जल के घनत्व से किसका घनत्व अधिक होता है? तो घनत्व मतलब क्या आता है? जिसको जो चीज़ में डूब जाए, जो मान लो कोई भी वस्तु जल में रखे तो वह जल में डूब जाएगा, तो उसका घनत्व जो होगा वह जल से अधिक रहेगा तभी जल में डूबेगा। लेकिन जिसका घनत्व कम रहेगा तो वह जल में कभी नहीं डूबेगा। तो कोर्क, बर्फ हो गया, थर्मोकोल हो गया, ये सब देखते होंगे कि जल में जब डालिएगा तो वो डूबेगा नहीं, यानी कि इसका घनत्व क्या कम है। लेकिन पूछ रहा है कि जल के घनत्व से अधिक कौन सा है? तो लोहे का कील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लोहे का कील अब जब पानी में डालिएगा जल में तो क्या होता है? तुरंत ही अंदर डूब जाता है, यानी कि इसका घनत्व क्या आता है? वह अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CGS प्रणाली में विकृति की इकाई है। तो विकृति का इकाई क्या होता है? विकृति का जो फॉर्मूला जो होता है, विकृति बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई बटे में लंबाई में वृद्धि। लंबाई में जो वृद्धि जो होता है वो होता है इसका सूत्र। तो दोनों क्या है? एक प्रकार का लंबाई, तो ये लंबाई और लंबाई खत्म हो जाएगा, तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होगा, इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। याद रखना है कि विकृति का कोई एक इकाई होता ही नहीं। कैसे नहीं होता है? तो ये फॉर्मूला भी बता दिए हैं, जो कि याद रखना है, ये कभी न्यूमेरिकल में भी काम आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो उत्क्षेप बल को ही उत्प्लावन बल बोला जाता है, और भार, ये दोनों जो बल जो होता है वह विपरीत दिशा में कार्य करता है। आप देखते होंगे कि पानी में जो कोई भी चीज़ या फिर आप खुद से ही जंप करते हैं तो वह क्या करता है? पानी ऊपर की ओर बल लगाता है। ये क्या था? विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में ये कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है? तो कोई भी पदार्थ है जब वह लिक्विड में आप रखिएगा तो उसमें क्या होता है, एक ऊर्ध्वगामी दबाव लगता है, तो उसे बुयंट फोर्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का घनत्व जो दिया हुआ होगा 10.8 गुणा 10⁻103 गुणा 10⁻−3। अब फिर पानी का जो घनत्व दिया गया है वह 103 kg मीटर प्रति क्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो आपेक्षिक जो घनत्व बराबर जो फॉर्मूला जो होता है वह दिया गया घनत्व बटे पानी का घनत्व, यानी कि इसका जो घनत्व दिया हुआ है 10.8 दिया हुआ है और गुना 103 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये जो घनत्व दिया हुआ है 103, तो 103 और 103 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10.8 बच जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इसमें कोई भी मात्रक नहीं लगाना क्योंकि इसमें इसका भी केजी मीटर प्रति क्यू होता है और इसका भी केजी मीटर प्रति क्यू होता है और इसका भी केजी मीटर प्रति क्यू होता है। ये दोनों क्या होता है, कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं कि एक ही ऑप्शन है जिसमें कि मात्रक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो उसको जैसे कोई भी प्रकाश है वह क्या कहता है 7 रंगों में बढ़ जाता है, वही विभाजन मतलब वही हुआ, यानी कि बढ़ जाना। ये प्रिज्म, जब प्रिज्म जो होता है जब इसे एक श्वेत रंग को जब पर अब इसको उस वहाँ से प्रवाहित जब करते हैं जब फिर वह गुजरता है तो वह क्या करता है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो किसके द्वारा आता है, ये प्रिज्म के द्वारा आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे डैश को कहते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर जो सभी किरणें आकर जो मिलता है, कोई किरण आया यहाँ पे मिल गया, तो इस जो बिंदु जो कहलाता है वह फोकस के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फोकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता था। आकाश में तारा का टिमटिमाने का प्रकार कैसे कर क्रिया है, वह अपवर्तन की क्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या करता है, वह तारा टिमटिमाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अपवर्तन मतलब क्या था कि ये वास्तविक आकार जो होता है ना इसका उससे अलग दिखता है, यानी कि तारा का टिमटिमाना हो गया। कोई भी वस्तु हो जो पानी में डूबा हुआ तो वो अपना वास्तविक आकार से अलग दिखेगा। कोई भी मछली हो जो नदी में डूबा हुआ है तो वो अपना वास्तविक जो गहराई जो होगा उससे कम ही ऊंचाई पर वो दिखेगा। ये सब जो प्रक्रिया जो घटना जो होता है वह अपवर्तन के कारण ही होता है। अब प्रकीर्णन के कारण जो होता है पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन जो होता है, प्रकीर्णन जो होता है यह हीरे में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत जो इकाई जो होता है उसे कोशिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट है। तो कोशिका जो होता है वह जीवन का क्या होता है, एक मूलभूत इकाई होता है। यानी कोशिका जो होता है बहुत सारे जब कोशिका जब मिल जाते हैं तो उससे ऊतक का निर्माण होते हैं। अब बहुत सारे जब ऊतक जब मिल जाता है तो उससे अंग यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। तो ये तीनों बात भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका जो भित्ति जो होता है वह सेल्यूलोज में पाया जाता है। तो डायरेक्ट अगर जो पूछेगा कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है तो ये सेल्यूलोज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। लेकिन जो सेल्यूलोज में जो पाया जाता है वह पादप की कोशिका भित्ति ही पाया जाता है। लेकिन अगर जो पूछता कि कवक की कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है तो कवक की कोशिका भित्ति जो होता है वह काइटिन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, काइटिन में पाया जाता है। अगर जो पूछता कि जीवाणु की कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है तो जीवाणु का अगर जो कोशिका भित्ति है जो पूछता है ये पेप्टिडोग्लाइकन में पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन में पाया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखना है, तीनों बात ही याद रखना है ताकि सेट में फंसना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर तो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो गर्मी के प्रवाह से कौन सा इसमें संबंधित नहीं था? आप तो रेफ्रेक्टिव के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसे क्या था, इसे ठंडी हवा प्रवाहित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में एक सेट का जो भी साइंस क्वेश्चन था तो सारा उसका डिस्कशन करा दिया गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जुड़ जाना है। अगर आप बीएसएससी का सेट का भी जो सेट मारना चाहते हैं तो उसका भी डिस्कशन इसी चैनल के माध्यम से करा दिया गया है। अब उसका भी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद।